आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ की राह में खड़े होने वाले एक हमारे हीरो, 15 साल के हीरो एतज़ाज़ हसन, आज उनकी शहादत को 10 बरस मुकम्मल हो गए। इन 10 सालों में उनके अहले खाना पे क्या गुज़री, क्या वादे थे, मुकम्मल कितने हुए, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा गज़ा में हम नोट कर सकते हैं कि जब जब भी वहाँ जंग बंदी की पेशरफ्त का इम्कान बढ़ता चला जाता है, तू इसराइली बर्बरियत और बमबारी में इजाफ़ा होता चला जाता है। और हस्ब मामूल ज़र्रार खोड़ो जो हैं वो ताज़ा तरीन गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। लेकिन हमारा जो पहला मौजू है वो ये है कि हमारे कौमी जस्त में चुभा हुआ कांटा ज़िला खुर्रम, खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खुर्रम, वहाँ से अच्छी ख़बरें भी आई पिछले 2 हफ़्ते में और बुरी ख़बरें तो कई महीनों से आ रही हैं। CTDT यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने 4 जनवरी को DC कुर्रम जावेदुल्लाह महसूद और उनके 3 मुहाफ़िज़ों पे कातलाना हमले के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली है। 5 में से 2 मुलज़िमों को हिरासत में ले लिया गया है। FIR के मुताबिक 25 था 30 नामालूम मुसल्लह अफराद ने सरकारी काफ़िले पे बेतहाशा फायरिंग की, जिससे डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अहलकार ज़ख्मी हो गए। सूबाई हुकूमत ने 60 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का फ़ैसला किया है। कोहाट में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में कुर्रम में क़याम अमन के माहिदे पे दस्तखत करने वाले अरकान जिरगा को ख़बरदार किया गया कि वो इस माहिदे पे अमल दरामद के मुकम्मल ज़िम्मेदार हैं। जब तक फ़रीक़ैन DC जावेदुल्लाह महसूद पर हमले के ज़िम्मेदारों को हुक्काम के हवाले नहीं करते, तब तक इस इलाक़े में इमदाद और मुआवजे की अदायगी का काम मुअत्तल रहेगा। कुर्रम ज़िला में नहीं, उस इलाक़े में जहां हमला हुआ था DC पे। हुकूमत मुलज़िमों की गिरफ़्तारी के लिए भरपूर कार्रवाई बशमूल क्लियरेंस ऑपरेशन का हक़ महफूज रखती है। 4 जनवरी को DC के पर हमले के अलावा दवाएँ और रोज़मर्रा अशिया ले जाने वाले एक काफ़िले को भी रोका गया। इजलास ने कहा कि थल, पारा चनार और तोरा वारसी शिशु रोड जल्द खोल दी जाएगी और सामान की नक़्ल व हरकत के मौके पे इन शाहराहों पे कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। जिरगा मुतारिफ़ फ़रीक़ैन से भारी हथियार जमा करके हुकूमत के हवाले करने का भी ज़िम्मेदार होगा। हर मुसल्लह शख्स को, अब चूँकि माहिदे पे दस्तखत हो चुके हैं बक़ौल हुकूमत के, चुनांचे इसके बाद हर मुसल्लह शख्स जो है उसे शिद्दत पसंद यानी मिलिटेंट तस्वुर किया जाएगा और वहाँ की जो पुलिस है ज़िले की, उसको बिलाखिर फसाद कुश आलात और वसाइल फ़राहम किए जाएंगे और लेडी पुलिस ऑफिसर्स को भी मुतय्यन किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ जो हैं हमारे साथ, अली अकबर ब्यूरो चीफ़ पेशावर मौजूद हैं। इसके अलावा जिरगे के रुकन साजिद तूरी साहब भी मौजूद हैं। अली अकबर साहब, ये जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, इन्होंने जब ये माहिदा हो गया था तो कहा था कि बस 48 घंटे में ट्रैफिक बहाल हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि वो रेट जो कि ज़िला कुर्रम में है ही नहीं, उसकी पामाली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी, कुछ चीज़ें इसके बाद की जो हैं वो आप ऐड कर दें। शुक्रिया वसत साहब। जिस तरीके से आपने कहा कि रेट है ही नहीं, ये पहले भी था गुज़श्ता चंद महीनों से, जो कि हम और आप देख भी रहे, सुन भी रहे, लेकिन सूबाई हुकूमत को बड़ा यकीन था कि हुकूमती रेट भी है और वो मतलब जो वो फैसले भी कर सकती है। और सबसे पहले आप ये देखें कि उस दिन जो अमन मुआहिदा हुआ और उसमें कोई वाज़ेह कोई फ़ैसला नहीं था। उस जो 14 नुकात थे, यानी सब ये था कि हो जाएगा, कमेटी कायम की जाएगी, यानी जो असलहा जमा कराने का मेन शिफ्ट था तो उस पर भी कोई क्लियर कट कोई वाज़ेह कोई फ़ैसला नहीं था। और हो जाएगा का एक था कि एक कमेटी बनेगी, वो हुकूमत की अमली तय करेगी। इसी तरह
जो मेन शिक्के थी, मोर्चे मस्मार करना और रास्ते खोलने के हवाले से जो 3 शिक्के थी, तो उस पर उसी अमन वाहिदे में भी कोई क्लियरिटी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उजलत में ये मुआहिदा दस्तखत हुआ है। और उसके फ़ौरन बाद जब 4 जनवरी को काबला जा रहा था, यानी आप ये देखें कि एक जगह पर 3 महीने से हालात जो है वो इंतहाई ख़राब है और वहाँ पर जो है फरीक़ैन के दरमियान जो है शदीद कशीदगी है। और फिर हुकूमती सरपरस्ती में इतने दिनों के मुज़ाकरात के बाद जो है वो एक काफ़िला रवाना होता है और उसी काफ़िले पर रास्ते में जो है वो अंधाधुंध फायरिंग होती है। उसी काफ़िले के साथ जो है एफसी एहलकार भी होते हैं, पुलिस एहलकार भी होते हैं और कोई जवाबी कार्रवाई में कोई मर्द नहीं आता। तो यकीनन जो हुकूमती बयानात और जो अमली चीज़ें नज़र आती है तो उससे कोई वो मुताबिकत नहीं रखती। आज भी जो है पूरा दिन हम इंतज़ार करते रहे और सुबह से ये था कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। उसके साथ साथ आज एक तरह से गैर एलानिया कर्फ्यू भी था और ये समझा जा रहा था कि जो इमदादी काफ़िला है ये आज रवाना हो जाएगा। ताहम कोई अभी तक कोई इस तरह की इत्तलात नहीं है कि वो जो 3 ट्रकों पर जो कि अजनास उसमें है, अद्वियात उसमें है, कंबल खेमे वगैरह है उसमें, वो काफ़िला अभी तक रवाना नहीं हुआ। तो ये क्लियर है कि जो बयानात आ रहे हैं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। अच्छा साजिद साहब से तो मैं अली अकबर कह रहे हैं कि माहिदा जो है उसमें कोई क्लियर कट चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं आपके डॉन की ही रिपोर्ट पढ़ रहा था जो ज़ाहिर है पेशावर ब्यूरो ने भेजी होगी, उसमें 3-4 चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हैं। साजिद साहब, आप चूँकि जिरगे के मेंबर भी हैं, लिहाजा हम तक जो इत्तलात पहुँची हैं अखबार के ज़रिए वो ये है कि डेडलाइन है कि इस माहदे पे दस्तखत के बाद 1 माह के अंदर बंकर्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, हथियार जमा करा दिए जाएंगे। ये जो 7 सफ़ात का 14 नुकाती अमन माहदा है, इसमें यह भी कहा गया है कि 2008 का जो मरी समझौता है उस पर अमल भी होगा। बेघर लोगों को उनके इलाक़ों में आबाद किया जाएगा और ये काम डिप्टी कमिश्नर खुर्रम के जिन पे कातिलाना हमला हो चुका है उनकी सरबराही में एक सब कमेटी करेगी। लैंड कमीशन फौरी काम शुरू कर देगा। माहदे के बाद मुसल्लह तसादुम की सूरत में उस इलाक़े के जो ज़िम्मेदार मकीन हैं उन पे 1 करोड़ रुपए तक का इज्तमाई जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा फ़िरक़ा वाराना तंजीमें, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, उनके दफातर कायम करने पे पाबंदी होगी और सोशल मीडिया पे काबिल नफ़रत मवाद से मौसर तरीक़े से निपटा जाएगा और ये जो जंग बंदी का माहिदा है इसे मुस्तकिल समझा जाएगा। तो अब जो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई हैं उससे कुछ और तस्वीर उभर के आ रही है। अली अकबर ने भी हमें बताया कि या तो ये नीम दिली से माहिदा किया गया है या अंडर प्रेशर किया गया है, या जो लोग वाकई मैटर करते हैं उस पूरे इलाके में दोनों फरीक़ों के, वो शायद इससे खुश नहीं हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कागज़ों पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है माहिदा, लेकिन इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, प्रैक्टिकली कैसे ये पॉसिबल होगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चीज़ इस तरह है ना कि अली अकबर भी सारे खुर्रम पे फोकस करता है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि खुर्रम में ये सारा मसला 2021 से स्टार्ट हुआ, लैंड डिस्प्यूट से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम लड़ाइयाँ, ये चीज़ें वो, लेकिन क्विक एक्शन कभी नहीं हुआ। ना किसी को अरेस्ट किया, अगर किसी ने सोशल मीडिया पे कोई हेड स्पीचेस की है जी या कोई और वायलेशन हुआ है। अभी आता हूँ जिरगे पे, फिर इसमें एक जिरगा बन गया। जिरगा जो है ना तकरीबन 2008 से काम कर रही है, ग्रैंड जिरगा इसको कहते हैं। फिर इस ग्रैंड जिरगे को जो है ना कम अज कम कोई 1 साल पहले हमने बाकायदा मचलगा दिया है 50-50 लाख रुपए का। तो जब भी हम कोई वायलेशन एक साइड दूसरी साइड से हो जाता तो वो उस पर बैठ के एक फैसला दे थे। फिर उसमें ये हुआ कि
एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि तकरीबन हफ्ते में 2-3 लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, महीने में 4-5 होती थी। तो उन बेचारों को ये मौका भी नहीं मिला कि वो आके बैठ जाए, कोई फैसला दे दे। फिर उसके बाद 12 अक्टूबर के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर 21 नवंबर पे दूसरा मतलब कन्वाई पे अटैक हुआ। तो उस सिलसिले में जब ग्रैंड जरगा 7 दिसंबर को जब उन्होंने हमें तलब किया कोहाट में, तो इससे पहले हमारे 2 नशिस्तें की हुकूमत से हो चुकी थे। एक में मैं 22 या 23 नवंबर को इनके साथ मैं गया था खुर्रम, बैरिस्टर साहब भी थी, चीफ सेक्रेटरी भी थे और लॉ मिनिस्टर भी थी, आईजीपी पुलिस भी थे। वहां पे अपर खुर्रम में हमने बाकायदा इनको इख्तियार दी कि हमारे तरफ से, तूरी ट्राइब की तरफ से कोई वायलेशन नहीं होगा। इसी तरह हम आके लोअर खुर्रम में भी इसी तरह बात हुई, लेकिन बार बार मैं इनको समझा रहा था कि ठीक है, शिया सुन्नी का मसला बिल्कुल भी इधर है, लेकिन इस वक्त वो पीछे रह गए, वो सारी चीजें, लैंड डिस्प्यूट, शिया सुन्नी वगैरह वगैरह। अभी लोअर खुर्रम और सेंटर खुर्रम में ऑलरेडी खवारिश, टीटीपी, दाइश, पंजाबी तालिबान और साथ ही साथ हाफिज गुलबदर ग्रुप, दौलत हाफिज, ये सारे पहुंच गए वहां पे। 12 अक्टूबर से लेकर आज तक लोअर और सेंटर में कोई 35 वायलेशन हो चुके हैं। इसमें फौजी भी शहीद हो चुके हैं, एफसी वाले भी शहीद हो चुके हैं, मुख्तलिफ एफसी चेक पोस्टों पे इन्होंने हमले भी किए हैं। फिर उसके बाद जब जरगा शुरू हुआ तो हम बार बार इस चीज पे जोर दे रहे थे कि ये कबाइली इलाका है, रिवाज के तहत जरगा शुरू है, काइंडली आप पहले जरगे के साथ बैठ के, ग्रैंड जरगे के साथ बैठ के, इसमें दोनों मसलक के लोग हैं, साबिका पार्लियामेंटेरियन है, इसके साथ बैठ के एक फैसला दे दे, रिकमेंडेशन ले ले इनसे, फिर उसके बाद आप बेशक फैसला दे दिए। सीएम गंडापुर साहब कोहाट आए, कोहाट में उन्होंने ग्रैंड जरगे के सामने खिताब किया। एक मसला की कोई 5-6 लोग थे, बाकी मसला की लोग भी ज्यादा थे और ग्रैंड जरगा भी बैठा। उसमें इसको ये करना ही चाहिए था कि पहले ग्रैंड जरगे के साथ बैठ के, फिर ग्रैंड जरगा मसलकों के साथ बैठ के एक फैसला देते। इन्होंने खुद एक फैसला दिया कि पहले हथियार को हम इकट्ठा करेंगे, बंकर्स को खत्म करेंगे, वहां से जाके दूसरे तीसरे दिन एपेक्स कमेटी में, सॉरी, वहां पे जाके इन्होंने बाकायदा कैबिनेट से अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी आते हैं पेशावर, तो ये एक फैसला सीएम वहां पे देते एपेक्स कमेटी में कि ये चीजें हमने करनी है। उसमें 2 चीजें थी, बंकर्स और असलहा। बाकी चीजें जो है ना, उसको एक शक्ल देना या सिस्टम को सही तरीके से ट्राइबल के जो कल्चर है उस पर लाने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाल दिया कि तब तक हम रोड नहीं खोल सकते। बाकायदा सैफ मीडिया पे भी काफी स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि जब तक असला का फैसला ना हो। साफ बात है कि मैंने सबसे पहले मैंने इनकार किया कि मैं कभी भी इस फैसले पे साइन नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है, अगर आपने मुझसे असलाह लेना है, मैंने कभी इनकार नहीं किया है। स्टेट की जो जिम्मेदारी है उसके लिए हम तैयार है। पहले आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, रोड खोल दे, ट्रस्ट बहाल कर दे, वहां पे जरगे कराए, जरगे के बाद मैं देखूं कि वहां पे वाकई अमन बहाल हो गया, पुलिस फोर्सेस हमें प्रोटेक्शन दे रही है खुर्रम के लोगों को खवारिश से, अफगानिस्तान से, फिर उसके बाद लेकिन हमारे साथ तूरी साहब ये जो आपने फरमाया कि जी असला मैं हालात देख के हवाले करूंगा, तो दूसरा फरीक भी इसी बात पे अड़ेगा कि मैं हालात देख के हवाले करूंगा, तो फिर असला तो कोई फरीक नहीं देगा ना। इस तरह है ना, दूसरा फरीक अभी भी मत कर रहे कि वो मैसूर नहीं है। उसमें कुछ एक ट्राइब मैसूर है जिसको बंगश कहते हैं, बुशरा में, बाकी मैंगल ट्राइब को बाकायदा इन्होंने फेंस पे दरवाजा खोला है, बाकायदा उसकी मूवमेंट अफगानिस्तान तक वो आते जाते हैं। मुकबल इसी तरह है, वो मैसूर नहीं है, उसके उधर भी मुकबल ट्राइब के लोग हैं, इधर भी है। मैसूर बेसिकली तूरी ट्राइब है, बंगश ट्राइब है। अभी नई चीज है ना कि मैं अंग्रेज
अंग्रेज के जमाने से लेकर आज तक अंग्रेज हमें खुद असला प्रोवाइड करते थे। अंग्रेज जो है ना, मेरे परदादा ने उसने इन्विटेशन दी, कोहाट में बाकायदा मीटिंग हुई, नतिया गली में, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया है। 1892 में तूरी मलिशिया बना है, फिर उसके बाद पूरी जुल्ला बना है, एक रिवाज है उसमें पूरी कुरम के लोगों ने साइन किया। जी साजिद साहब हमें एक वक्फा लेना है यहाँ पर और यहाँ से फिर गुफ्तगू जारी करें। वेलकम बैक। कुरम ज़िला कुरम में अमन मायदे पर तो दस्तखत हो गई, अमन कायम होगा या नहीं होगा यही अब सवाल है। अली अकबर, जैसे आप अभी साजिद तूरी साहब की बात सुन रहे थे, उनके बकौल वहाँ पर खारिज, वहाँ पर टीटीपी, वहाँ पर हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप भी एक्टिव है। अभी हम देख रहे थे कि आज और कल में बगन में जो मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ पर वो ज़ैनबीयून के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई जा रही है, जो मिलिशिया है जो एलिजिडली वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। जब हम बात करते हैं रिट की और जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, अभी साजिद साहब कह रहे थे कि पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन अगर इतने ग्रुप्स एक्टिव हैं और आप सब अच्छी तरह से आप इन ग्रुप्स की टैक्टिक्स और कैपेबिलिटी को जानते हैं, तो ये बात पुलिस से तो बहुत आगे की निकल गई ना। यहाँ तो फिर ऐसे लग रहा है कि क्या एक मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा एरिया को डिसार्म करने का, और मिलिट्री ऑपरेशन के नताइज तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो कोई आपको वे आउट नज़र आ रहा है अली अकबर साहब? हम सब चाहते हैं कि अमन कायम हो, लेकिन क्या अमन कायम होते हुए नज़र आ रहा है इन सूरत हाल में? ज़रा साहब अहम नुक्ते की तरफ आपने निशानदेही की, और ये जैसे कि साजिद तूरी साहब ने कहा कि बहुत सारे जो है टीटीपी ग्रुप्स और ये इस तरफ से ये जो है दावा किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से ये है कि पड़ोसी ममालिक भी जो दूसरा फरीक है उनके हिमायत में है। तो ये चीज़ें तो है, और ये जो ऑपरेशन या कार्रवाई की आपने बात की, तो इस पे जो रियासत है वो पहले ही ये चीज़ें जो है वो तय कर चुकी है, क्योंकि जहाँ पे ज़िले के सरबराह जो कि पूरे ज़िले का इख्तियारमंद होता है, उसको दिन दिहाड़े जिस तरीके से उसको निशाना बनाया जाता है, इमदादी काफिले को निशाना बनाया जाता है, या उससे पहले अगर हम देखें बेगुनाह शहरियों को बसों में निशाना बनाया जाता है, तो पूरी दुनिया में हम जो है वो एक जग हसाई हो रही है। इस वक्त जो है न रियासत की रेट है न हुकूमत की रेट है। अभी गुज़िश्ता दिनों में जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, तो मेरे ज़राए के मुताबिक जो है उसमें जो है ऑपरेशन का तो फैसला हुआ है, और उसमें जो है जो फौजी क़ियादत है उन्होंने भी कहा है, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा है, और जो अली अमीन साहब हमारे वज़ीर आला है तो उन्होंने भी एग्री किया हुआ है। ताहम उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऑपरेशन जो है वो फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और ये काम पुलिस जो है वो सरअंजाम देगी। और उसकी जो है मुखालिफत की थी यहाँ की आईजी ने कि पुलिस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उस एरिया में वो जाए कार्रवाई करे, ना उनके पास इक्विपमेंट्स है, तो पुलिस लिहाजा ये काम नहीं कर सकती। ये बात उस वक्त उठाई गई थी, और फिर उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो सीएम साहब ने ली थी कि वो कोशिश करेंगे जिरगो और किसी तरीके से इस मसले का हल निकालेंगे। ताहम अगर हल नहीं निकला तो उसके बाद फिर जो है वही हतमी ऑपरेशन का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और गुज़िश्ता 2-3 दिन से शायद हालात उसी तरफ जो है वो जा भी रहे हैं कि जिस तरीके से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, और उसके बाद कल से कर्फ्यू गैर एलानिया कर्फ्यू सी सूरत हाल है। आज भी पूरा दिन पुलिस जो है वो ये ऐलानात करती रही है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कोई भी शख्स नहीं निकलेगा। तो मसला तो ये है कि वहाँ पर अगर कार्रवाई होगी भी तो पुलिस का काम नहीं है जी, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स है इस मसले के अंदर, और जो कि आसानी से वहाँ पर कार्रवाई हो भी नहीं सकती है। तो ये एक जो है बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। ताहम इसके अलावा जो है कोई हल भी ताहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जरगे भी बहुत हुए, और फिर उसके बाद जो है इतने दिनों के बाद जो मुआहिदा था वो भी हो गया, और उसके अगले दिन जो कार्रवाई हुई है तो इंतहाई
परेशान कुन है। दूरी साहब, आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगा जो अली अकबर ने बात की है, इसकी रोशनी में लग तो ऐसे ही रहा है कि अगर ऐसे ग्रुप्स को डिसआर्म करना है या न्यूट्रलाइज करना है तो ये किसी पुलिस या किसी एसएचओ का काम तो शायद ना हो। तो अगर इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है कि वहाँ पर एक बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए डिसआर्म करने के लिए, तो क्या रिएक्शन आपको नजर आता है? क्या आप इसके हक में होंगे, और अगर नहीं तो फिर कोई मुतबादल तरीका है कि क्या? इस तरह है ना कि बिल्कुल भी हमने पहले भी इनको काफी दफा कहा है कि काइंडली आप एक्शन ले लें उन लोगों के खिलाफ जो मतलब है कि एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। दूसरी बात यह है ना कि मुझे लग रहा है कि ये पुलिस की बस की बात नहीं है जी, क्योंकि इन्होंने पहले से गलत स्टेप लिया है। कीपी गवर्नमेंट ने अगर सही मानों में सही जरगा हो जाता तो आज ये हाल ना होता। सही। अभी खुद इन्होंने हमारे बंदूक की नोक पर इन्होंने हमसे साइन लिया है, ठीक है। दूसरी बात अंडर प्रेशर, और दूसरी बात यह है कि इसने एग्रीमेंट में नंबर 2 पे यह है कि सरकारी रोड पर हर किस्म के खिलाफ वर्जी जो है ना उसका जिम्मेदार हुकूमत होगा, और जो भी खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, उसकी बारी जुर्माना भी आयद करेंगे। ये तो हमने साइन कर दिए। जब हमने साइन कर दिए पूरी ट्राइब में, तो अभी हमारा जो काम था, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। अभी कीपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो वहां से कन्वाई किस तरह गुजारते हैं। वहां पे लोग काफी क्राइसिस में हैं और दोष अशिया कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो रहा है। ना अफगानिस्तान साइड से आ रहे हैं, न यहाँ से जा रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर तो हमारे ऊपर भी प्रेशर है, अवाम में ट्राइब है। तो फिर तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि जब ये नहीं कर सकते तो इसका रिजल्ट काफी खतरनाक होगा। इसका रिजल्ट और दूसरी बात, जहां तक मिलिट्री ऑपरेशन की बात है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये इनकी बड़ी नाकामी है। किसकी वजह से आज यहाँ तक बात पहुंची कि ऑपरेशन करे? एक है 15 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने खुद मोहसिन नकवी को 2 दफा रिक्वेस्ट की है, तीसरी दफा गवर्नर कीपी से कहा कि यार इसको बता दे कि सीएम तो हम हमारे साथ मीटिंग के लिए या जर्गी के लिए राजी नहीं है, थोड़ा टाइम दे दे कि जो कुछ आ रहा है वक्त से पहले इसका मसला हल कर दे। इसकी पीआरओ का मुझे फोन आ गया कि किस लिए मिलना है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने नहीं मिलना है, मुझे कोई शौक नहीं आपके दीदार का, यही मसला था, इस मसले के लिए मैंने मिलना था। तो मैं चीज है ना कि ना मरकजी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अभी इन्होंने जो करना है, हमने एग्रीमेंट पे साइन कर चुके हैं, उस पर हमारे साथ बैठ जाए, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी है कि रोड खोलना, कन्वाई पहुंचाना और लोगों को हक देना, चाहे वो एक मसलक के हो चाहे दूसरे मसलक के, ये इनका काम है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तूरी साहब और अली अकबर साहब। और खास सूरत हाल क्लियर हो गई, सूरत हाल काफी क्लियर हो गई इस्लाम तक। जी जी। एक वक्फा लेते हैं और फिर जरा बात करेंगे एतजाज हसन। मीर साहब का एक शेर है कि सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये नातवां उठा लाया। आज हम जिक्र कर रहे हैं एक 15 साल के बच्चे का जो 9वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन वो हमारा हीरो बन गया। उसे भी नहीं पता था कि वो हीरो बन जाएगा, लेकिन बहरहाल वो बन गया। आज से 10 साल पहले 5 जनवरी 2014 को ज़िला हंगू के इब्राहिम ज़ई गांव के स्कूल में एक ख़ुदकुश बमबार दाखिल होना चाह रहा था। एतजाज़ एहसन जो माशाल्लाह लहीम शहीम था, 6 फुट उसका कद था, और वो उस ख़ुदकुश बमबार की राह में चट्टान बन गया, उससे लिपट गया और उसने अपनी जान दे के उस वक्त स्कूल में मौजूद तकरीबन 700 बच्चे और जो स्टाफ मेंबर्स थे उनको एक बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। एतजाज़ के लिए उस इलाके में दहशतगर्दी या फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद कोई नई बात नहीं थी। उसने जब से आँख खोली थी वो यही देख रहा था।
वहाँ फुटबॉल ग्राउंड्स में क्राउड पे ख़ुदकुश हमले उसने देखे थे, फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद देखा था। बच्चे अमूमन जो उसकी क्लास के थे वो उससे मजाक में कहते थे कि बम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं, तुम तो माशाल्लाह इतने 6 फुट के जवान हो, तुम्हारे लिए एक बम तो छोटा है। और फिर ये भी बात करते थे कि अगर ख़ुदकुश बमबार आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन जब ख़ुदकुश बमबार सामने आया तो बच्चे, उनको ज़ाहिर है पहले से हिदायत थी कि कोई भी मशकूक आदमी देखें तो मुंतशिर हो जाएं, वो तो मुंतशिर हो गए, लेकिन ये जवान अपनी जगह टिक गया और उसने हम सब को का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उसके टीचर्स कहते हैं कि स्टूडेंट तो एवरेज सा था, लेकिन समाजी कामकाज में वो अपनी उम्र के एतबार से बहुत आगे होता था। उसको आर्मी में जाने का बड़ा शौक़ था और कभी कभी उसकी यूनिफॉर्म भी पहन लेता था, खुसूसन जब वो पहाड़ों में शिकार करने जाता था अपने दोस्तों के साथ। उसकी शहादत के बाद रियासत ने बहुत वादे किए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि जो इब्राहिम ज़ई गांव का हाई स्कूल था उसका नाम बदल के एतज़ाज़ हसन शहीद के नाम पे रख दिया गया और प्रिंसिपल के कमरे में कायद आज़म की तस्वीर के बराबर में एतज़ाज़ की तस्वीर लगा दी गई। 2017 में हमें इत्तला मिली कि एतज़ाज़ की फ़ैमिली को तालिबान की तरफ से धमकियाँ आमेज़ खतूत मिल रहे हैं कि मीडिया से और हुकूमत से राब्ते बंद कर दो, तुम लोग हीरो नहीं हो, तुम लोग दुश्मन हो। और उसके बाद इस ख़ानदान ने सिक्योरिटी का भी मुतालबा किया और फिर उसके बाद मजबूरन 2017 में इस स्कूल के लिए 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे गए कि जिनकी तनख्वाहें भी गांव वाले अदा करते थे। इस वक्त हमारे साथ एतज़ाज़ हसन शहीद के भाई मुश्तबा हसन बंगश मौजूद हैं। बंगश भाई, एक वादा तो पूरा हो गया था कि स्कूल का नाम शहीद के नाम पे रख दिया गया, बाकी 10 साल हो गए हैं। ज़रा रिकॉल करके हमें बताएं कि कौन कौन से वादे किए गए थे और उनमें से क्या क्या पूरे हुए। बहुत शुक्रिया सरार खोरो साहब और सैफुल्लाह खान साहब। ये काफी टाइम हो गया, 10 साल हो गए। अभी हर साल इस पर बात भी होती है, प्रोग्राम भी होता है जी। लेकिन मुझे थोड़ी सी कहने में थोड़ी सी शर्म आ रही है क्योंकि पाकिस्तान का इंतहाई नामी गिरामी शहीद, उसके घर वाले अभी तक जो है ना वो जो मुतालिबात गवर्नमेंट ने जो वादे किए अभी तक वो पूरे नहीं हुए। तो इस पर हम हर साल बात करते हैं, थोड़ी सी इस वजह से शर्म आ रही है जी। तो उसमें जो ऐलानात पे एक तो स्कूल का नाम चेंज करना था वो तो हो गया, वो तो शुरू दिनों में हुआ था। और दूसरी बात यह है कि एक स्टेडियम था जो एतज़ाज़ के नाम पे बनना था और 2 डिग्री कॉलेज थे, बॉयज और गर्ल्स अलग अलग। और एक जो है वो ये कोहाट हंगू रोड जो है अभी नया बना है, तो उसका नाम जो है ना वो तब्दील करना था एतज़ाज़ के नाम पे। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बार बार जो है ना आला हुकाम को मैंने खतूत भी लिखे हैं और एक भी खत का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो बस यही सूरत हाल है। मुश्तबा साहब, इसके साथ साथ जैसे अभी वसतुल्लाह साहब बता रहे थे कि जाहिर है कि आपके ख़ानदान ने कुछ सिक्योरिटी के मुतालबात भी किए थे, कम से कम कुछ वक्त के लिए कोई सिक्योरिटी फराहम की गई थी या उसमें भी कोई या आप कितने सिक्योर हैं ये भी बता दीजिए जी। जी अभी तो मैं मुल्क में नहीं हूँ, मुल्क से बाहर हूँ, मैं इस वक्त ओमान में हूँ। तो जब थ्रेट मिला TTP की तरफ से तो फिर गवर्नमेंट ने जो है ना एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवी का एक बंदा मुझे दिया, वो भी हमारे घर का था। और फिर जो है फिर कुछ अरसे बाद फिर दूसरा जो है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट का एक बंदा मिला। फिर जो है वो सिक्योरिटी मुझसे क्लोज की और फिर मैंने एप्लीकेशन दी। फिर जो पुलिस वाला है वो दोबारा तो नहीं मिला है, लेकिन अभी तक वो लेवी जो है वो हमारे साथ घर में वो सिक्योरिटी गार्ड है, एक है, पहले 2 थे अभी एक है। तो वो जब गवर्नमेंट का
सर्वेंट है वो गवर्नमेंट से तनख्वाह देता है। तो आप लोगों का गुजारा कैसा हो रहा है? जमीन वगैरह है, क्या है, रोटी रोजगार का क्या होता है? तो मतलब मेरा एक चचा है वो दुबई में होता है, तो वो थोड़े से पैसे भेजते हैं। अभी मैं ओमान आया हूँ, तकरीबन मेरा तीसरा महीना चल रहा है, तो अभी तक इधर जो है कोई अच्छी जॉब वगैरह नहीं मिल रही है। तो अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, 3 महीने हो गए, तो इसके बाद देखेंगे अगर कोई रोजगार वगैरह मिल गया, क्योंकि कोई जरिया नहीं है ना कमाने का। तो आप मुश्तबा आप अकेले भाई थे एतजाज के, या आपके और भी भाई हैं? नहीं, बस हम 2 भाई थे। मैं एक एतजाज था, एतजाज सबसे छोटा था बहन भाइयों में। ठीक है, बस बहुत शुक्रिया मुश्तबा साहब। तकरीबन अच्छा, हमें भी शर्म आती है जी। हमें भी इनके साथ तकरीबन हर साल राब्ता होता है मेरा, और ना मेरे पास कुछ कहने को होता है लेकिन मसला ये कि अंधे बहरे सूरत हाल में हम बार बार याद तो दिला सकते हैं ना? यही कर सकते, हो सकता है किसी दिन किसी के कान खुल जाए, शायद ये है। बहुत शुक्रिया। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। आपको शायद याद हो कि अक्टूबर 2023 में जब इजराइल के गज़ा पर हमले शुरू हो रहे थे, तो पहली बार इजराइल ने अल औदा हस्पताल को निशाना बनाया, और उन दिनों में वहाँ के जो मेन डॉक्टर थे, डॉक्टर महमूद अबू नुजैला, उन्होंने वहाँ के वाइट बोर्ड पर, जिसके ऊपर सर्जरीज के स्केड्यूल लिखे जाते थे, वहाँ पर लिखा कि जो भी आखिर तक रहेगा वो गवाही देगा कि हम जो कर सकते थे हमने किया, हमें याद रखना। इसके चंद हफ्तों बाद एक एयर स्ट्राइक हुई अल औदा हस्पताल पे, और डॉक्टर महमूद अबू नुजैला को शहीद किया गया। अब इस तरह की कई मिसालें, कई हज़ार इनफैक्ट मिसालें हमारे सामने हैं, और जो लेटेस्ट हैं वो है डॉक्टर हुसाम अबू सफ़िया की। ये कमाल अदवान हस्पताल के मेन डॉक्टर थे, हैं पीडियाट्रिशन है, और नियोनेटोलॉजी में इनकी डिग्री है। ये मेरे हम उम्र है, 51 साल की उम्र है इनकी, और हमारी सालगिरह में भी 1-2 हफ्तों का ही फ़र्क है। जबालिया रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुए थे, और पिछले जुमा जब बिल आखिर इजराइल ने कमाल अदवान हस्पताल पर कब्ज़ा कर लिया, तो एक लाउड स्पीकर से डॉक्टर हुसाम को बुलाया गया, और वो पैदल चलते हुए, मेरा ख्याल है कि जितनी भी हमने फुटेज देखी है गज़ा में से आई हुई, ये भी आइकॉनिक है। सामने एक इजरायली टैंक है, वहाँ पर मलबे के थ्रू तबाही, हर जगह तबाही है, और डॉक्टर साहब चल के वहाँ जा रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर हुसाम के बेटे को भी कत्ल किया गया था, उनके बेटे इब्राहिम को कत्ल किया गया था। इनको कई बार ज़ख्मी भी किया गया है। अपनी बेटे की नमाज जनाजा इन्होंने खुद ही पढ़ी थी, ये है उनकी अहलिया अपने बेटे की लाश के साथ। और इसके बावजूद, इतना सब कुछ सहने के बावजूद, वो औरों को तसल्ली देते थे। जैसे कि इस वीडियो में आप उनको देख सकते हैं, डॉक्टर हनी बदरान के साथ, जिनके पूरे ख़ानदान को इजराइल ने 1 माह कबल कत्ल कर दिया था। डॉक्टर हुसाम आखिरी शख्स थे, आखिरी डॉक्टर थे जिन्होंने कमाल अदवान हस्पताल को छोड़ा। वो बार बार कहते रहे थे, अपील करते रहे थे पूरी दुनिया से कि हमें तबाह किया गया है, हमें मारा जाएगा, हमें बचा ले, लेकिन जाहिर है कि कोई उनको नहीं बचा सके। और हैरत की बात यह है कि डॉक्टर हुसाम जब भी चाहते वो गज़ा से जा सकते थे, क्योंकि उनकी अहलिया कज़ाकिस्तान की शहरी थी, और वो हमें यहाँ पर बताते हैं अपनी ज़बानी कि वो क्यों नहीं गए। أسوأ يوم في حياتي هو كان استشهاد ابن إبراهيم. بعد وتحملنا شغلات كثير لما أخذ الدكتور حسام أبو سفي اغتياله من غير السبب. كان في إمكانية إحنا نطلع على كازاخستان، أجت لنا ترحيل وقالوا لنا ممكن أنتوا بترحلوا، ولكن دكتور حسام أبو سفي قال أنا ما بسيب البلد، واللي أنا بدي أضل في خدمة الناس، وبدي أعالج العيانين، وبدي أشوف المصابين. مش عارف يعني ليش اللي بيعملوا هيك في الدكاترة، يعني قتلوا كل دكاترة، اللي قتلوا كتير من مسافين. أنا فخورة فيه جدا، يعني هو عمل
كل شيء، عمل كل شيء للشعب الفلسطيني. पूरी दुनिया में आवाज़ें उठी हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की, डॉक्टर्स की, कि इनको रिहा किया जाए या कम से कम इनको ट्रेस किया जाए, क्योंकि पहले तो इजराइल कहने लगी कि जो हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो इनको हिरासत में लिया ही नहीं है। और ये परेशान कुन बात इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि बाकी डॉक्टर्स जिनको जो इजराइल अपनी हिरासत में लेते हैं उनका क्या अंजाम बनता है। जो साबिक डायरेक्टर कमाल अदवान हस्पताल के थे अहमद अल कलूत और अल अवदा हस्पताल के डायरेक्टर अहमद मैना को अभी तक इजरायली हिरासत में हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं है। इसके साथ साथ जो अल शिफा के जो डायरेक्टर थे मेडिकल कॉम्प्लेक्स के, क्योंकि जब भी इजराइल एक हस्पताल पर हमला करती है वो कहती हैं कि यहाँ पर हमास का बेस था और ये सब हमास के मेंबर्स हैं। बाद में पता लगता है ज़ाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया को कई माह तक इजरायली जेलों में रखा गया और इतना शदीद उन पर तशद्दुद किया गया कि इस वक्त वो काम काज करने के लायक नहीं है। इसके साथ साथ डॉक्टर महमूद दाहिर जो इंडोनेशियन हस्पताल के फिजिशियन हैं, वो दौरान ड्यूटी अपने आंखों के सामने उनकी बेटी को कत्ल किया गया एक शूटिंग में, लेकिन वो उन्होंने अपना काम जारी रखा और इन सब के बावजूद इनको भी कमाल अदवान हस्पताल से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ अभी हमें पता लग रहा है कि डॉक्टर हुसाम को स्तिदी तेमेन इजरायली प्रिजन नहीं कहूँगा मैं, टॉर्चर सेंटर कहूँगा, में मुंतकिल किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहाँ पर देखा है और वो ज़ख्मी हालत में है। वो इसराइली ग्वांतानामो है, इसराइली अबू गरीब है, अबू गरीब है। आपको याद होगा कि वहाँ पर जो एक बहुत नामवर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे डॉक्टर अदनान अल बर्श, उनको वहाँ पर, अब मैं टॉर्चर भी नहीं कह सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बयान करूँ, बट ही वॉज रेप्ड टू डेथ। स्तिदी तेमेन वही जेल है जिसमें आपको याद होगा कि एक स्कैंडल हुआ था कि जो इजरायली प्रिजन गार्ड्स हैं, इजरायली फ़ौजी हैं, वो वहाँ पर बाकायदा फ़लस्तीनी कैदियों का रेप करते थे। इस हद तक शोर मचा कि एक इजरायली जज ने वहाँ पर उनको ऑर्डर दिया कि जाके इनको गिरफ्तार करो, और वहाँ पर फिर आधी इजरायली अवाम पहुँच गई कि नहीं जी इनका हक है, ये हमारे हीरो हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ घंटे पहले ही ये खबर आई है कि डॉक्टर थबात सलीम जो एक नियोनेटोलॉजिस्ट थी गज़ा में, उनको भी एक एयर स्ट्राइक में कत्ल कर दिया गया है। 1994 में इनकी पैदाइश हुई थी और ये रज़ाकाराना बुनियाद पर काम करती थी, सैलरी नहीं लेती थी। रशियन, यूक्रेनियन और इंग्लिश अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं गज़ा में वापस आऊँगी और मैं अपने लोगों की खिदमत करूँगी। और जब वो मेडिकेशन कुछ अद्वियात पहुँचा रही थी एक खातून के घर पर, तो इजराइल ने उस घर पर बॉम्बिंग की और वहाँ पर डॉक्टर सलीम और जितने भी घर में लोग थे उनको कत्ल कर दिया। और इनकी शनाख्त सिर्फ उनके हाथ पर जो, उनकी उंगली पर जो अंगूठी थी उससे हुई और कुछ नहीं बचा। इसके साथ साथ, और अगेन ये भी अभी आज ही की खबर है, डॉक्टर हानी हबीब जो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, और अगर आप इस शोबे के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको पता है कि आपको दिहाइयों तक इसमें काम करना होता है, इस दर्जे तक पहुंचने तक। उनके घर पर भी एक बॉम्बिंग हुई है और उनको भी और उनके पूरे ख़ानदान के साथ कत्ल कर दिया गया है। अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन 1,500 से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स को कत्ल किया गया है। और ये भी जो नस्ल कुशी जारी है गज़ा में, ये इसका एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अब जो सूरत हाल है वहाँ की हेल्थ केयर की, कि आप मामूली चोटें भी अगर आप इन्फेक्ट हो जाएं तो आपकी जान जाएगी। और इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके बाकायदा लॉजिक ये है कि जब ना हॉस्पिटल होगा, ना डॉक्टर होगा, ना दवा होगी, ना तिब्बी इमदाद होगी, तो वहाँ आदमी क्यों रहेगा। लिहाजा वो ये चाह रहे हैं, टारगेट उनका ये है कि गज़ा की पूरी आबादी जो है उस पट्टी को खाली कर दे, ये लॉजिक है जी। और इसके साथ साथ मैंने अभी एक CNN की हेडलाइन देखी थी कि गज़ा's पॉपुलेशन इज़ फॉलिंग। हाँ, वाह, मतलब क्या बात है। अच्छा, अब डॉक्टरों और अस्पतालों को तो टारगेट करते ही रहते हैं, एम्बुलेंसेस को भी टारगेट किया गया है। अभी कुछ घंटे कबल ही एक खबर आई है कि एक खातून मिसेस रगद बेसूनी अपनी एक दोस्त के साथ, अभी उनको बच्चा पैदा हुआ था, वो अस्पताल से मुंतकिल किया जा रहा था उनको एम्बुलेंस में, और उस एम्बुलेंस पर एयर स्ट्राइक हुई है।
मिसेस ताकत फौत हो गई हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर भी फौत हो गए हैं, बच्चा इस वक्त शदीद ज़ख्मी है। और ना सिर्फ ये एम्बुलेंसेस को सिर्फ निशाना नहीं बनाया जाता, एम्बुलेंसेस को इस्तेमाल भी किया जाता है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इसमें इजरायली फ़ौजी एक एम्बुलेंस में छुपकर बलाता रेफ्यूजी कैंप में दाखिल होते हैं और फिर अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पर शुरू हो जाती है। और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।